चलें, welcome to lecture 28 and we are in the 10th week of our course now. यानी 10वें हफ्ते तक हम पहुंच गए हैं। बाकी आपके पास बचे हैं 6 वीक्स मोर, जिसके अंदर मुझे एक टॉपिक और कंप्लीट करवाना है। अब एक टॉपिक के बाद अगर कोई टाइम बचेगा तो वी विल फोकस ऑन फर्दर थिंग्स। नाउ आई वुड लाइक टू गो बैक ऑन दिस टॉपिक. The reason I'm going back is before doing the Carnot cycle, before doing the Carnot cycle and the heat pumps, I gave the topic of entropy. क्योंकि Carnot cycle और heat pumps के अंदर entropy आपकी directly related थी, तो मगर मैं बीच में रुक गया था एंट्रोपी के अंदर इसलिए रुक गया था क्योंकि बीच में हमने कार्नेट साइकिल का जिक्र कर लिया था, कार्नेट क्लॉसियस रिलेशनशिप का। और जाहिर सी बात है, जब तक कार्नेट साइकिल का आपको प्रिंसिपल नहीं मालूम था तो मैं आगे नहीं जा सकता था। सो आई एम कमिंग बैक टू द एंट्रोपी विच इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एंड आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ अप कर दूं व्हाट इज द सेकेंड लॉ और व्हाट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड. We had studied the second law of thermodynamics, which is known as the law of increasing entropy. Entropy is another quantity which is defined in thermodynamics. And just like how we have internal energy and enthalpy, we always deal with change in internal energy, change in enthalpy. उसी तरह हमारे पास होता है change in entropy. तो entropy हम इस तरह मेजर करते हैं. तो अब जब हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की, एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. सेकंड लॉ बोलता ही ये है कि एंट्रोपी. सर एक्सक्यूज मी सर. जी, सर किसी का माइक खुला हुआ है सर, प्लीज ऑफ कर दें सर. किसी का माइक नहीं खुला हुआ है, ये मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है. मैं चले ऑफ कर देता हूँ, फिर भी मुझे एक सेकंड दें. चलें, अभी बेहतर हुआ. तो नहीं मैं आपको आपकी mic चल रही है सर. अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा था कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है. एंट्रोपी कैन नेवर डिक्रीज. मिनिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी की जो होती है वो होती है ज़ीरो, जो कि कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल के लिए ज़ीरो होगी, जो कि कार्नेट साइकिल है. कार्नेट साइकिल इज अज्यूम टू बी अ कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल. हकीकत में नहीं होती है, बट फॉर स्टैंडर्ड पर्पसेस एंड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस वी अज्यूम दैट द कार्नेट साइकिल इज इक्वल टू ज़ीरो. इसीलिए उसकी इंट्रोपी ज़ीरो मानी जाती है. बाकी सबकी इंट्रोपी हमेशा राइज करेगी. उसके बाद मैंने आपको ये, जैसे ये रूल्स के अंदर लास्ट लाइन के अंदर मैंने आपको ये, मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव डन दिस बिफोर. इंट्रोपी के लिए हमने ये भी बोला था, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ लोअर बॉडी. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. डेल्टा एस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. अब इसके दो स्टेटमेंट होते हैं. पहला स्टेटमेंट तो ये है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल which consists solely in the transfer of heat from a certain temperature level to a higher temperature one. In other words, lower temperature से higher temperature के ऊपर heat transfer नहीं होती, because that is not a spontaneous process. आपको एक work input करना पड़ेगा. और दूसरी बात ये है, no apparatus can operate in such a way that it can convert all the heat energy absorbed into the system completely into the work done into the system. ये आप हीट इंजन्स और हीट पंप्स में देख चुके हैं. आपने देखा है कि एफिशिएंसी 100% नहीं होती है दोनों की. ये सब मैंने आपको प्रूफ कर दिया था. तो कार्नेट साइकिल, हीट इंजन्स, हीट पंप्स, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. Then I showed you the links between the two laws of thermodynamics, that energy is always created, energy can never be created nor destroyed. तो उससे ये नहीं समझिएगा कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही होगी और एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब आपका फर्स्ट लॉ इनवैलिडेट हो गया है. इंटरनल एनर्जी वही है, मतलब आपकी यूजफुलनेस कम हो रही है कि वो एनर्जी वहां पर है मगर वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है. तो जितनी आपकी इनिशियल एनर्जी है ना, उतनी आपकी बाद में भी एनर्जी होगी. अच्छा, फिर मैंने आपको एंट्रोपी के बारे में ये बता दिया था कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. दिस इज ओनली फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो आपका फार्मूला डिफरेंट होगा.
एंट्रोपी के यूनिट्स आई हैड आल्सो गिवन, जूल्स पर केल्विन. Over here I told you the general entropy formula. Entropy formula in general is hot versus cold. यानी आप हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को सराउंड करेंगे. अब अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं रहना तो वो हमेशा एक टिप याद रख ले कि हॉट बॉडी के साथ हमेशा नेगेटिव आएगा, कोल्ड बॉडी के साथ हमेशा पॉजिटिव आएगा. ये पॉसिबल हो सकता है कि एक बॉडी नेगेटिव हो मगर ओवरऑल नेगेटिव नहीं होगा. जो पॉजिटिव होगा ना वो ओवरऑल बॉडी को काउंटरएक्ट कर लेगा, तो आपकी एंट्रोपी नेगेटिव कभी नहीं आ सकती. अगर आपको फाइनल आंसर के अंदर एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आंसर में कुछ गड़बड़ है. अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हॉट बॉडी के अंदर नेगेटिव आएगा, कोल्ड बॉडी में नेगेटिव क्यों नहीं आता है. आप अज्यूम कर लें कि Q इज द सेम वैल्यू. कितनी मेरे पास Q है? अज्यूम कर लें कि Q मेरे पास है 500 जूल्स मेरे पास Q है. अब हॉट और कोल्ड बॉडी सेम नहीं हो सकते. हॉट टेम्परेचर लाजमी बात है हायर होता है कंपेयर टू कोल्ड टेम्परेचर. मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरा हॉट टेम्परेचर 200 है, मेरा कोल्ड टेम्परेचर 100 केल्विन है. अगर मैं पहले हॉट की एंट्रोपी फाइंड आउट करूँ, 500 डिवाइडेड बाई 200 कितना होता है? 500 डिवाइडेड बाई 200 2.5 होता है. सही है, 2.5 हो गया. और अगर मैं 500 डिवाइड बाई 100 करूं तो कितना हो गया? 5 हो गया. अब देखें अगर मैं माइनस रख लेता कोल्ड बॉडी के साथ तो ये हो जाता 2.5 माइनस 5 माइनस 2.5 हो जाता, विच इज़ नॉट पॉसिबल. हॉट बॉडी के साथ अगर नेगेटिव रखता हूँ तो ये माइनस 2.5 है. माइनस 2.5 और 5 2.5 हो जाएगा. यानी दोनों में से लाजमी है कि एक बॉडी की एंट्रोपी कम होगी और एक की एंट्रोपी बढ़ेगी. हॉट बॉडी की एंट्रोपी हमेशा कम होती है. ये आपको मैंने रीजन बता दिया है, मैथमेटिकली प्रूव है. 5 स्लाइडें बाद हम वो देखेंगे किस तरह प्रूव किया है. मगर ये याद रख लें कि हॉट बॉडी की एंट्रोपी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, कोल्ड बॉडी की एंट्रोपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. इट इज इम्पॉसिबल कि दोनों की एंट्रोपी बढ़े. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिस्टम सराउंडिंग के बीच के अंदर एंट्रोपी ट्रांसफर होती है. हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी. अगर टेम्परेचर डिफरेंस ही ना हो तो एक बात तो ये कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी और कोल्ड टू हॉट आ नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है. तो ये लाजमी है कि एक की एंट्रोपी कम होगी, एक की एंट्रोपी बढ़ेगी. एंट्रोपी जो कम होगी वो आपकी होगी हॉट बॉडी की जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और जिसकी एंट्रोपी बढ़ेगी वो कोल्ड बॉडी की बढ़ेगी. अब इसका मैंने आपको पिछली दफ़ा एक एग्जांपल दिया था. ये एग्जांपल देखें. Individual entropy can decrease, but in an isolated system, the total entropy of the system will always increase. एग्जाम्पल आप देखें एक ग्लास ऑफ आइस वाटर का और एक रूम का. आइस वाटर का टेम्परेचर जाहिर सी बात है रूम के टेम्परेचर से डिफरेंट है. आइस वाटर का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर है, ठंडा है, और रूम का जो टेम्परेचर है वो हॉट है. इट्स मच हॉटर देन द कोल्ड टेम्परेचर. द ग्लास ऑफ आइस वाटर इज द सिस्टम. आपका जो सिस्टम है वो आपका ग्लास ऑफ आइस वाटर है. जो रूम बाकी जो बचा है वो सराउंडिंग है. अब हीट ट्रांसफर कैसे होता है? स्पॉन्टेनियस होता है फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. सो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वेयर द सराउंडिंग इज अ हायर टेम्परेचर. Thermal energy will always go from a hotter body to a cold body because that is a spontaneous process. So thermal energy from the surroundings spread to the colder system of the ice and water. Heat is transferred from a hot body to a cold body. जब एक टाइम पास होगा तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और टेम्परेचर ऑफ बोथ द रूम एंड द ग्लास वुड बी आइडेंटिकल. जब आइडेंटिकल हो गया तो अब तो हीट ट्रांसफर हो नहीं सकती. आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, आपका जो आप अचीव करना चाह रहे थे वो आपका कंप्लीट हो गया. अब आप एंट्रोपी की बात करते हैं. एंट्रोपी ऑफ द रूम है ना वो डिक्रीज करेगी. क्यों डिक्रीज करेगी? अभी अभी मैंने आपको बताया कि हॉट बॉडी की एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज करती है. जब Q आप वहां से लेकर जा रहे हो तो वैसे ही Q वहां से रिमूव हो रहा है.
तो आपकी जो वो एक और रीजन है कि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आपकी इंट्रोपी रूम की डिक्रीज करेगी क्योंकि आपका वहां पर टेम्परेचर हायर है, as some of the energy is dispersed in the ice water. अब वो ये डिक्रीज करेगी ना, जो आपका सिस्टम है ग्लास वाटर, उधर आपकी इंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और इतनी इंक्रीज करेगी कि मिनिमम वैल्यू या तो जीरो हो जाए, मगर ये जीरो इसलिए नहीं होगी क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इतनी इंक्रीज होगी कि ये कोई वैल्यू जीरो से बढ़ जाएगी। तो फर्ज करें आपकी डिक्रीज इतनी डिक्रीज हुई, जैसे आपकी डिक्रीज की इंट्रोपी की आंसर आया -5, तो जो इंक्रीज करेगा ना इंट्रोपी आपके जो सिस्टम के अंदर, वो तकरीबन -5 से ज़्यादा इंक्रीज करेगा, 6 कर ले, 7 कर ले, 8 कर ले, आई डोंट नो, मगर वो जो ओवरऑल इंट्रोपी है, माइनस प्लस दोनों बनकर पॉजिटिव आंसर बन जाएंगे। तो ये एक उसका एग्जाम्पल था। अच्छा, अब बाद में आप ये बात देख लें कि अगर मैं आपसे बोलूं इंट्रोपी और एनर्जी के अंदर क्या फ़र्क है, पहले तो ये थर्ड लास्ट लाइन देखें, अनलाइक मैनी अदर फंक्शंस ऑफ स्टेट, एंट्रोपी कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट मस्ट बी कैलकुलेटेड। ये वही बात हुई जो मैं आपको बोल रहा हूँ, चेंज इन एंट्रोपी की बात करते हैं, देखें हर जगह क्या लिखा है, डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस हॉट, डेल्टा एस कोल्ड, यानी आप चेंज की बात कर रहे हैं। जिस तरह आपने इंटरनल एनर्जी की बात की थी और इंथैल्पी की बात की थी, आपने चेंज की बात की थी, उसी तरह आप यहाँ भी एंट्रोपी के साथ चेंज की बात कर रहे हैं, रेफरेंस स्टेट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ये एक क्वेश्चन था जो मैंने वाइवा में पूछा था, मगर लोगों ने गलत किया था। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर हो सकती, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, यू नीड अ रेफरेंस स्टेट, यू नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एन इंटरनल एनर्जी, यू कैन नीड एन एंडिंग पॉइंट। इंट्रोपी के साथ भी ये चक्कर है। फर्क क्या है एनर्जी और इंट्रोपी के अंदर, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इंट्रोपी क्या होती है, इट इज नॉट अ कंजर्व्ड प्रॉपर्टी या क्वांटिटी, इंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि सेकंड लॉ बोलता ही ये है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग इंट्रोपी, कोई चीज़ की इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती। हाँ, वो अलग बात है कि थर्ड लॉ ये बोलता है कि वो इंट्रोपी इतनी बढ़ेगी कि कोई वैल्यू के ऊपर वो जाकर कांस्टेंट हो जाएगी और उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगी, और ये जो वैल्यू है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे होगी। दैट इज अनदर फिनोमिना, बट द पॉइंट इज इंट्रोपी इज नॉट कंजर्व। अगर 1 मिनट के अंदर आपकी इंट्रोपी आ रही है 5 जूल पर केल्विन, हो सकता है नेक्स्ट मिनट के अंदर आपकी इंट्रोपी आ जाएगी 7 जूल पर केल्विन, आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू इंक्रीज। तो ये इसका एक चक्कर होता है, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब यहाँ से मैंने कार्नट साइकिल को लाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी के अंदर कार्नट प्रिंसिपल आ रहा था। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू दिस स्लाइड। अभी तक बात समझ आई जो मैंने बोली है? एनी क्वेश्चन? So I assume there are no questions. So we focus on the concept of entropy. अच्छा, यहाँ पर एक बात सुने, कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि वी वर डिस्कसिंग समथिंग ऑन हीट पंप्स। तो हीट पंप का एक फार्मूला उन्होंने क्या पूछा था कि हीट पंप का अगर हमें कॉप ढूंढना है तो कॉप का फार्मूला क्या होता है, कॉप इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन वर्क इनपुट। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि QC की जगह हम TC लगा सकते हैं, बिकॉज QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH, मगर नहीं लगा सकते। एक चीज़ आप ये देखें कि QC की कोई वैल्यू होगी, TC की कोई वैल्यू होगी, दोज वैल्यूज आर सेम। अगर QC आपकी 100 है, TC आपका 500 है, कैसे लगा देंगे इंटरचेंज? पहली बात। दूसरी बात ये, QC अपॉन QH रेशियो है, TC अपॉन TH रेशियो है, ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सेम हो, रेशियो सेम होना चाहिए। अगर QC अपॉन QH में कर लूँ 200 अपॉन 300, और TC अपॉन TH कर लूँ 400 अपॉन 600, रेशियो सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफरेंट है, तो डायरेक्टली आप एब्सोल्यूट वैल्यूज के अंदर इंटरचेंज नहीं कर सकते। तीसरी बात ये कि अगर मैं कॉप के लिए TC अपॉन W लगा लेता, कॉप के यूनिट्स क्या होते हैं, कॉप इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, TC के यूनिट क्या होंगे, केल्विन।
वर्क के यूनिट क्या होंगे? जूल, केल्विन जूल उसका यूनिट हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। तो इसलिए मैं उस केस के अंदर सिर्फ क्यूसी लगा सकता हूँ, क्योंकि जूल जूल कटकर कॉप के यूनिट्स देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हर जगह आप बैठकर ये इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी फ्रॉम द कार्नट इंजन। हमें मालूम है कार्नट इंजन के अंदर कि कार्नट और क्लॉसियस ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, दैट इक्वेशन कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड रिटन एज QH अपॉन TH इज इक्वल टू QC अपॉन TC। इसके अंदर इनके रेशियो सेम हो जाएंगे। तो if the heat quantities refer to the working of the fluid of the engine, अगर एक बात याद रख लें कि जब हम बात करते हैं इंट्रोपी के अंदर, इंजन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक चीज होता है उसका वर्किंग फ्लूइड, अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर लाजमी है, एक्सपर्ट्स ने डिराइव कर लिया है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QH है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होगी फ्लूइड के लिए। इसको एक रूल समझ लें कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लूइड, इन अ फ्लूइड QH will always be positive and QC would always be negative। जिस तरह से मैंने आपको अभी एक इंट्रोपी का रूल बताया ना, कि अगर आप सिस्टम सराउंडिंग की इंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो QH वाली इंट्रोपी हमेशा नेगेटिव होती है, और QC जो जो कोल्ड बॉडी है उसकी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरह एक और ये शॉर्टकट रूल है कि अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोला गया है द फ्लूइड ऑफ अ इंजन इज ब्ला 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 व्हाटएवर, तो फ्लूइड के लिए जो QH है ना, दैट इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। QC जो है, सॉरी, QH इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, QC जो है वो आप नेगेटिव लेते हो। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे ना विद द वैल्यूज, ऊपर वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन इन द फर्स्ट लाइन, QH अपॉन TH इज इक्वल टू QC अपॉन TC, दैट इज नथिंग बट द क्लॉसियस-कार्नट प्रिंसिपल। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर सिर्फ मॉड्यूलस साइंस को इग्नोर किया। अभी मैंने आपको क्या बोला, QH की वैल्यू क्या होती है, QH की वैल्यू पॉजिटिव है, तो QH अपॉन TH पॉजिटिव लगा दिया। QC अपॉन TC क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि फ्लूइड के अंदर उन्होंने डिराइव किया हुआ है कि फ्लूइड के अंदर QC इज ऑलवेज नेगेटिव। जब मैं QC को दूसरी साइड के ऊपर ले गया तो QH अपॉन TH विच मीन्स द एंट्रोपी ऑफ द हॉट बॉडी प्लस QC अपॉन TC इज एंट्रोपी ऑफ द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू जीरो। जीरो कब होती है एंट्रोपी, एंट्रोपी जीरो कब होगी, रिवर्सेबल प्रोसेस, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। कंप्लीटली रिवर्सेबल प्रोसेस के ऊपर, इन अदर वर्ड्स ऑन द कार्नट प्रिंसिपल, कंप्लीटली रिवर्सेबल प्रोसेस। तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि जब मैं कंप्लीटली रिवर्सेबल प्रोसेस की बात करता हूँ ना, तो उसमें QH आपकी पॉजिटिव होती है, QC आपकी नेगेटिव होती है। QH आपकी पॉजिटिव होती है, QC आपकी नेगेटिव होती है। जब मैं ये दूसरा फॉर्म, और उसके अंदर आपकी एंट्रोपी जीरो होगी। जो ये दूसरा फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था ना, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू माइनस QH यानी माइनस QT, हॉट एंट्रोपी प्लस कोल्ड एंट्रोपी। इस केस के अंदर entropy of a hot body is always negative, entropy of a cold body is always positive, और इसकी वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी। इट इज गोइंग टू बी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इट कैन बी 1, इट कैन बी 1.5, इट कैन बी 10, आई डोंट नो। तो द सिंपलेस्ट वे टू लर्न, या अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं आपको आसान वर्ड्स में बना देता हूँ कि अगर ये फाइनल में आ जाए तो आपको कम से कम याद रहे। आसान तरीका ये है याद रखने का, अगर ये रिकॉर्डिंग में आपने मिस हो गई तो कहीं इसे अपनी बुक के ऊपर नोट कर लीजिएगा। ये लेमैन तरीका है बट इट्स द इजी वे आउट। कंप्लीटली रिवर्सेबल प्रोसेस के अंदर हॉट बॉडी इज पॉजिटिव, कोल्ड बॉडी इज नेगेटिव। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हॉट बॉडी इज नेगेटिव, कोल्ड बॉडी इज पॉजिटिव। समझ आई बात, दोबारा बोलूं, क्लियर है? सर रिपीट करें। कंप्लीटली रिवर्सेबल प्रोसेस हो यानी कार्नट साइकिल हो कंप्लीटली रिवर्सेबल, उसके अंदर आपकी हॉट बॉडी पॉजिटिव होगी, कोल्ड बॉडी नेगेटिव होगी, और वो दोनों इक्वल होगी।
इसीलिए वो कंप्लीटली रिवर्सिबल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हॉट बॉडी की इंट्रोपी +6 है तो कोल्ड बॉडी की इंट्रोपी -6 होगी। दैट इज द केस फॉर कंप्लीटली रिवर्सिबल। Any other process which is an irreversible process, this process is irreversible. Delta universe is equal to delta hot plus delta cold, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम जीरो आ जाए, it is an irreversible process. So any other process which is an irreversible process, उसके अंदर आपकी जो Q hot होगी वो नेगेटिव होगी, और ये मैंने आपको बताया था क्यों, और जो Q कोल्ड होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, और इस तरह होगी कि हॉट की वैल्यू हमेशा कोल्ड की वैल्यू से कम होगी, इसीलिए आपका आंसर पॉजिटिव होगा। तो यानी इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप हॉट बॉडी को नेगेटिव लेंगे, कोल्ड बॉडी को पॉजिटिव लेंगे, मगर कोल्ड बॉडी का आंसर हॉट बॉडी से ज्यादा होगा। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप हॉट बॉडी को पॉजिटिव लेंगे, कोल्ड बॉडी को नेगेटिव लेंगे, मगर उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो दोनों सेम होगा, इसीलिए वो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर जीरो बन जाती हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, हेंस अब ये इंपॉर्टेंट बात है, हेंस फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ अ कार्नेट इंजन द टू क्वांटिटीज Q अपॉन T, Q अपॉन T क्या होता है? इंट्रोपी होता है। यानी both the two quantities Q upon T associated with the absorption of rejection of heat, एक absorb करेगा दूसरा रिजेक्ट करेगा। हीट इंजन की बात कर रहे हैं ना, तो QH आपका एब्जॉर्ब करेगा, QC आपका रिजेक्ट करेगा। By the working of the fluid engine sum up to zero, it can only sum up to zero if their magnitudes are same but in opposite direction, और यही होता है। QH आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, QC आपका नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। The working fluid of the cycle engine will return to its original state, और इसी तरह जो आपका फ्लूइड है वो अपने ओरिजिनल स्टेट के ऊपर रिटर्न कर देगा। The equation had been developed for a Carnot cycle is applicable to all reversible cycle. जो कार्नेट साइकिल के लिए इक्वेशन बनाई गई है ना, वो हर रिवर्सिबल साइकिल के लिए बना सकते हैं हम। The curve on the PV diagram shows an arbitrary reversible cycle. अच्छा, this is divided by a series of adiabatic curves which cannot intersect and may be drawn arbitrarily close to each other. ये मैं आपको लास्ट 2 लाइन समझा दूं। लेफ्ट के ऊपर देखें, लेफ्ट के ऊपर आपको कुछ एडियाबैटिक कर्व्स दिख रहे हैं और कुछ आइसोथर्म कर्व्स दिख रहे हैं। कैसे मालूम एडियाबैटिक कर्व कौन सा है, आइसोथर्म कौन सा है? एडियाबैटिक कर्व स्टीप है, ग्रेडियंट देखें, और रिवर्सिबल और आइसोथर्मल को देखें फ्लैट। अगर आप कहीं भी देखें ये आपस के अंदर दो एडियाबैटिक कर्व है ना, वो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, कहीं नहीं काट रहे हैं। It is impossible for the adiabatic curves to cut each other. अगर इन adiabatic curve में से किसी ने भी एक को काट लिया, you would violate the second law of thermodynamics. आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा। वैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसीलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। अगर इन्होंने काट दिया, you would only get one single temperature, there would be no difference of hot body and there would be no difference of a cold body. It is not possible. So they are drawn in such a way that they do not cut. ये left hand side of the diagram है। right hand side के ऊपर भी देखें, ये adiabatic curves आपस में कट नहीं हो रहे, इनके बीच में गैप है। ये बात समझ आई क्यों नहीं कट होते? इसलिए कट नहीं होते क्योंकि आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायोलेट होएगा, देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। आई हैव शेयर्ड अ लिंक एट द बॉटम, इट्स द 3-minute वीडियो, ये आपको यही पॉइंट एक्सप्लेन करेगा। सो प्लीज गो ऑन दिस वीडियो, व्हेन आई शेयर द स्लाइड्स विद यू, इट इज गोइंग टू टेल यू व्हाई इट कैन नॉट बी कट, बट आई टोल्ड यू द जिस्ट ऑफ इट। The gist is it cannot be cut because the second law of thermodynamics would not be validated. तो अगर मैंने आपसे conceptual question में पूछ लिया कि while we are deriving entropy, why the adiabatic curves cannot cut each other or cannot intersect, तो उसका आंसर इस वीडियो के अंदर है।
तो ये वीडियो मैंने शेयर की हुई है, तो कभी अगर मैंने ये पूछ लिया तो ये नहीं बोलिएगा कि इसका आंसर नहीं दिया गया था। इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि वीडियो किसने देखी थी किसने नहीं देखी थी। सर जी ये आप बता देना सर। क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि जी उन्होंने डायग्रामेटिकली बनाया था, इसलिए मैंने वीडियो शेयर की है। वीडियो ओके वीडियो सर। बहुत वीडियो बहुत आसान है। अगर समझ नहीं आए तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, साइड बाय साइड कर देंगे। क्योंकि इन्होंने इन्होंने वीडियो के साथ क्या किया है, वीडियो के साथ इन्होंने 3 लाइनें बनाई हैं। इन्होंने बनाया है कि देखें, ये आपकी एडियाबैटिक कर्व लाइन 1 है, ये आपकी आइसोथर्मल कर्व लाइन 1 है, ये आपकी आइसोथर्मल कर्व लाइन 2 है। फिर उन्होंने इसको कट कर कर दिखाया है, यानी एक इमेज आपके सामने ड्रॉ हो रहा है। तो वो मेरे लिए क्लिप्स बनाना और अटैच करना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए मैंने ये आपको शेयर कर दी है। हो जाएगा, इसमें समझ नहीं आए तो आप मुझे, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, आई विल टेल यू। चलें, अब बात आती है राइट डायग्राम की। लेफ्ट का फोकस, लेफ्ट डायग्राम आपको दिखाने का मकसद ही ये था कि मैं राइट डायग्राम के ऊपर जाऊं कि ये एडियाबैटिक कर्व्स आपस में कट नहीं कर सकते। राइट डायग्राम है ना, वो आपको डिराइव कर कर दिखा रहा है कि मैंने एक रिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी किस तरह निकाली है। सेवरल कर्व्स आर शोन ऑन द डॉटेड लाइन। ये आपको 4 दिख रहे हैं, मगर वैसे बहुत सारे होते हैं। लेट से एक है एडियाबैटिक कर्व 1, एक है एडियाबैटिक कर्व 2, एक है एडियाबैटिक कर्व 3, वन इज एडियाबैटिक कर्व 4। दे आर गोइंग ऑल द वे टू एडियाबैटिक कर्व्स n। हम सिर्फ डिराइव कर रहे हैं, हमारा मकसद डिराइव करने का है। These adjacent adiabatic curves are connected by short reversible isotherms which cut the arbitrary cycle. अब ये आपको आइसोथर्म्स यहाँ पर दिख नहीं रहे, बट इसीलिए मैंने आपको लेफ्ट के अंदर डायग्राम दिखाया है। देखें, ईच ऑफ द एडियाबैटिक कर्व इज गोइंग टू बी कट बाय अ आइसोथर्म। 4 एडियाबैटिक कर्व बनाए हैं, चारों एक आइसोथर्म से कट हो रहे हैं। उनमें से कोई एडियाबैटिक कर्व दूसरे एडियाबैटिक कर्व से कट नहीं हो रहा, मगर एडियाबैटिक कर्व आइसोथर्म से जरूर कट हो रहा है। ये जो कट है ये दूसरी पिक्चर में नहीं है, क्योंकि विजुअलाइज करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको पिक्चर ऑन द लेफ्ट रखी है। तो आपको बात समझ आ गई कि अभी तक हमारे पास पिक्चर में क्या है। हमारे पास पिक्चर के अंदर ये एक बॉडी है, सर्कल जो है ये एक बॉडी है, इसके लिए हम एंट्रोपी ढूंढ रहे हैं। इस बॉडी के अंदर मल्टीपल एडियाबैटिक कर्व्स हैं। आई डोंट नो कितने एडियाबैटिक कर्व्स हैं, देयर कुड बी मिलियन फॉर ऑल आई नो। अब हर एडियाबैटिक कर्व एक शॉर्ट आइसोथर्म से कट हो रहा है, और ये कट आपको लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर में दिख रहा है, जहां पर पिक्चर मैग्नीफाई हुई है। 4 आइसोथर्म्स, 4 एडियाबैटिक कर्व्स दिखाए गए। क्लियर हो गया? तो आपको इमेजिन ये करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास इस पिक्चर के अंदर 1000 एडियाबैटिक कर्व हैं तो कितने आइसोथर्म्स होंगे? सर 1000। 1000 ही। 1000 होंगे। हर एडियाबैटिक कर्व एक आइसोथर्म से कट होगा। चलें, these सर ये अच्छा राइट जी, वाली पिक्चर, राइट वाली पिक्चर में सर ये सर्कल है, किसको शो कर रहा एंट्रोपी, ये पूरी एक साइकिल को दिखा रहा है। हम डिराइव कर रहे हैं टोटल एंट्रोपी को, ये एक पूरी साइकिल है। देखिए ना, साइक्लिक प्रोसेस है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे एंड हो रही है। सही है? है? यस सर। जी अब इधर सर। आ, अच्छा, each pair of edges, each pair of adjacent adiabatic curves will then have a pair of isotherms representing a Carnot cycle to which the equation derived can be applied. देखें, पेयर का क्या मतलब है? पेयर का मतलब दो। अगर आप दो कर्व्स को देखें, लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर को देखें, सबसे ऊपर वाला कर्व देखें और उससे नीचे वाला कर्व देखें, यानी दो एडजेसेंट कर्व्स हैं ये। इनके बीच में कितने आइसोथर्म होंगे? दो होंगे। दो कर्व हैं तो दो कर्व हैं तो दो आइसोथर्म हैं। अगर आप कर्व 2 और कर्व 3 को देखें, इसके बीच में कितने होंगे? दो आइसोथर्म होंगे। अगर आप कर्व 3 और कर्व 4 को देखें, इसके बीच में भी दो होंगे। क्या हर आइसोथर्म का टेम्परेचर सेम है? नो सर, नो। सबका अलग है। जो आइसोथर्म ऊपर है उसका टेम्परेचर हायर होता है, जो आइसोथर्म नीचे है उसका टेम्परेचर कम होता है। सही है? ये बात तो मालूम है ना आपको? तो फर्ज जी सर करें, जी।
फर्ज करें कि अगर मैं दो एडियाबैटिक कर्व को लेता हूं, सबसे ऊपर वाला एडियाबैटिक कर्व लेता हूं, उससे नीचे वाला एडियाबैटिक कर्व लेता हूं, उसके अंदर आपके पास दो आइसोथर्म है, दो आइसोथर्म हो गए ना। अब दोनों आइसोथर्म का टेम्परेचर अलग है, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा। तो अगर एक का ज्यादा हुआ एक का कम हुआ तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिफरेंस हो गया नहीं हुआ? हो गया सर। हुआ सर। हो गया। इसीलिए राइट डायग्राम देखें, राइट के अंदर एक जगह TH लिखा हुआ है, नीचे की तरफ TC लिखा हुआ है। यानी दो दो कर्व्स के बीच में दो आइसोथर्म्स फिट होंगे तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस वैसे ही हो जाएगा। आप एक वक्त में एक पेयर को देख रहे हैं, यही बात मैंने यहां पर की है। Each pair of adjacent adiabatic curves will then pair with a pair of isotherms which will represent a Carnot cycle. अब क्योंकि उन दो पेयर्स के बीच में अलग आइसोथर्म आ गए, TH हो गया और TC हो गया, और TH वाले की अपनी हीट होगी QC और TC वाले की अपनी हीट होगी QC, तो आपके पास एक कार्नट साइकिल बन गई। यानी अगर हम ये चार डायग्राम, अगर हम दोबारा लेफ्ट हैंड डायग्राम के ऊपर देखें, लेफ्ट हैंड डायग्राम पे देखें, अगर हम फोकस करें, अगर हम पूछें इसमें कितनी कार्नट साइकिल्स बनती है, तो देखें अगर हम डायग्राम, अगर हम कर्व 4 लें, सबसे ऊपर वाला कर्व एडियाबैटिक कर्व 4 और 3, इसके बीच में एक कार्नट साइकिल बनेगी। 3 और 2 इसके बीच में दूसरी कार्नट साइकिल बनेगी। 2 और 1 इसके बीच में तीसरी कार्नट साइकिल बनेगी। सो द फॉर्मूला इज कि जितने भी आपके पास कर्व्स बनेंगे ना, उससे n-1 एक कार्नट साइकिल बन जाएगी। तो अगर मेरे पास 10 कर्व्स के पेयर हों, 10 कर्व के पेयर हों, तो कितनी कार्नट साइकिल बनेंगी? 8। 9 सर। 8, सर 9 सर 9। 9 बनेगी। और अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 10 एडियाबैटिक कर्व्स हैं, तो कितनी साइकिल बनेगी कार्नट साइकिल की? 9 सर। आर यू श्योर? नो सर नहीं बनेगी, आइसोथर्म्स सर आपने नहीं बताया। एक सेकेंड, तो मैंने नहीं बताया तो यहीं पर तो आपको अपना क्यास यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एग्जाम का क्वेश्चन इस तरह होगा। यहाँ पर एक सेकेंड, जितना मेरा मिड आसान था ना, उतना मेरा फाइनल मुश्किल होता है। ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि फाइनल जिसने पढ़ा है वही ए स्कोर करेगा, बाकी ए नहीं स्कोर कर जाएंगे। आई यूजली मेक माई फाइनल ट्रिकी। मेरा सवाल देखें, मैंने आपको कहा देयर आर 10 कर्व्स, सही है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कितनी कार्नट साइकिल बनेगी। 10 कर्व्स का क्या मतलब हुआ? 5 पेयर्स। 10 कर्व्स का मतलब 5 पेयर, हर दो कर्व एक पेयर बना रहे हैं, सही है। तो अगर 5 पेयर बनी तो कितनी कार्नट साइकिल बनी? 4। और 4 जी सर 4। सही है ना? तो जिसने 10 बोला था वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैंने दो सवाल आपसे पूछे। पहले सवाल में मैंने बोला था 10 पेयर्स, दूसरे सवाल में मैंने बोला 10 कर्व्स। प्लीज रीड द क्वेश्चन। पेयर्स का मतलब यह है कि वो पहले से ही पेयर हुए हुए हैं, कर्व का मतलब यह है कि वो पेयर नहीं हुए हैं। 2 कर्व्स मेक 1 पेयर। क्लियर हो गया? सर समझ नहीं आया। यस सर। किसको समझ नहीं आया? मुझे क्या 34। सर एक बात बताएं सर। एक सेकंड, क्या समझ नहीं आया? सर ये मतलब ये आपने कैसे कह दिया कि इतने बनेंगे और इतने कर्व्स हैं? अच्छा, देखें, यहां तक बात समझ आई कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी दो कर्व के बीच में दो आइसोथर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कार्नट साइकिल बनती है। ये बात समझ आई? जी। अच्छा, चलें, फर्ज करें मैंने अगर आपको ये बोला कि मेरे पास दो कर्व्स हैं, दो कर्व्स के अंदर कितनी कार्नट साइकिल बनेगी? एक कार्नट साइकिल बन सकती है, सही है, क्योंकि दो कर्व्स के बीच में दो आइसोथर्म्स होंगे। दो एडियाबैटिक कर्व्स के बीच में दो आइसोथर्म होंगे, एक कार्नट साइकिल बनेगी। यानी एक कार्नट साइकिल कम बन रही है कंपैरेटिवली टू द नंबर ऑफ कर्व्स। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 3 कर्व्स हैं, 3 कर्व्स हैं। अगर 3 कर्व्स हैं तो एक कार्नट साइकिल बनेगी कर्व 1 और कर्व 2 के बीच में, दूसरी कार्नट साइकिल बनेगी कर्व 2 और कर्व 3 के बीच में।
अगर आप एक कर्व ऊपर चले जाएं, अगेन कितनी कार्नेट साइकिल बनी? अगेन मेरे पास 2 कार्नेट साइकिल बनी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलूं? कार्नेट साइकिल मतलब एडियाबैटिक कर्व। कार्नेट साइकिल का मतलब कि अच्छा, कार्नेट साइकिल का मतलब है कि आपके पास कुछ कंडीशन होनी जरूरी है, यानी वो रिवर्सिबल साइकिल। वन कार्नेट साइकिल विल इंक्लूड 2 एडियाबैटिक कर्व्स, 2 आइसोथर्म्स एंड ईच एंड 1 QH 1 QC। अगर आप राइट के ऊपर देखें, राइट वाले डायग्राम के ऊपर, तो इसके अंदर 4 चीजें इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर QH है, QC है, TH है, TC है। ये चारों चीजें अगर होंगी तो कार्नेट साइकिल होगी। बाय कार्नेट साइकिल आई मीन वो जो मैंने आपको एक साइकिल करवाई थी ना, हीट इंजन के लिए जो हमने कार्नेट साइकिल के ऊपर साइकिल कराई थी, QH पहले आ रही है, फिर एडियाबैटिक में जा रहा है, फिर आइसोथर्मल में जा रहा है, फिर एडियाबैटिक में जा रहा है। तो अगर मेरे पास 2 एडियाबैटिक कर्व हो गए और 2 आइसोथर्म हो गए, और हर आइसोथर्म के पास अपना QH है और अपना QC है, तो पहला आइसोथर्म QH वाला आइसोथर्म होगा, तो पहला आइसोथर्म QH को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब होगी QH, वो जाएगा एडियाबैटिक कर्व के अंदर। एडियाबैटिक कर्व के अंदर जाकर क्या होगा, वो जो ऊपर वाला आइसोथर्म है उसका टेम्परेचर आ जाएगा लोअर वाले आइसोथर्म के ऊपर। तीसरा स्टेप क्या होगा, फिर जब वो नीचे वाले एडियाबैटिक कर्व के ऊपर पहुंच गया, तो वहां से जो नीचे वाला आइसोथर्म है वो उसके अंदर Q लेकर जाएगा, QC लेकर आएगा। और चौथी टर्म्स क्या होगी कि वो उसको दोबारा QC से लेकर QH तक ले जाएगी, यानी ऊपर वाले आइसोथर्म पे ले जाएगी। मेरा बोलने का मकसद ये है, अब आपके जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मैंने अगर कहा कि मेरे पास 10 पेयर ऑफ एडियाबैटिक कर्व्स हैं, 10 पेयर ऑफ एडियाबैटिक कर्व का मतलब टोटल 20 कर्व होंगे, और 10 पेयर ऑफ एडियाबैटिक कर्व का ये भी मतलब हुआ कि उसके अंदर हर पेयर के अंदर 2 आइसोथर्म होंगे। अगर 2 आइसोथर्म हो गए हर पेयर के अंदर, तो टोटल कार्नेट साइकिल कितनी बनेंगी? टोटल आपके पास 9 साइकिल बनेंगी। अगर आप कर्व्स को देख लें, सबसे ऊपर लेकर नीचे तक ले जाएं। और अगर आप बात करती हैं सिर्फ 10 कर्व्स की, 10 कर्व्स का मतलब है 5 पेयर, यानी पहला मेरा पोर्शन था 10 पेयर्स ऑफ कर्व्स, दूसरा मेरा है 10 कर्व्स। ये ज्यादा नंबर का सवाल नहीं होगा, ये ज्यादा से ज्यादा कभी मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ 1 नंबर का। क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट होता है ना, उसके अंदर मैं ये पूछ लेता हूँ कि सपोज दैट यू हैव 4 पेयर्स ऑफ कर्व्स, कीपिंग द फिनोमेना ऑफ कार्नेट साइकिल इन माइंड, हाउ मेनी साइकिल्स कैन आई मेक फ्रॉम दिस डाटा? दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू आस्क। तो उसके लिए आपके पास एक वर्ड लिखना होगा। अगर अब वर्ड आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर आप कहते हैं ना सर कि हमारे पास जो है ना 5 पेयर ऑफ कर्व जैसे हैं, और आपने कहा कि ये एडियाबैटिक है, तो आपको ये भी मेंशन करना चाहिए ना सर कि आइसोथर्म के कर्व्स भी यानी 5 पेयर जो है ना एक एडियाबैटिक का एक आइसोथर्म का, ये आप कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं, जब मैं कर्व्स की बात कर रहा हूं ना, तो मेरा क्वेश्चन था एडियाबैटिक कर्व्स। ये आपको अज्यूम करना है या ये आपको नो करना है कि हर 2 एडियाबैटिक कर्व्स के बीच में 2 लाजमी आइसोथर्म्स जरूरी होंगे। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। यानी अगर 2 एडियाबैटिक कर्व है ना, उसके ओके अंदर सर, हो लाजमी गया। 2 आइसोथर्म है। समझ आ गई बात? चलें अब मैं आगे जी चलता सर। हूँ पॉइंट 4 पर। अब क्योंकि इसके अंदर ईच कार्नेट साइकिल के अंदर क्या जरूरी होता है कोई भी कार्नेट साइकिल के अंदर आपके पास 4 चीजें होनी लाजमी है। अगर ये 4 चीजें हैं तो इट इज फॉलोइंग अ कार्नेट साइकिल, TH, TC, QH, QC। और अगर आप ये कर्व्स देखें तो ये चीजें लाजमी हैं, क्योंकि अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की पिक्चर को देखें, टॉप 2 कर्व्स, अगर टॉप 2 कर्व्स हैं, इनके बीच में 2 आइसोथर्म है, एक आइसोथर्म ऊपर है, एक आइसोथर्म नीचे है। लाजमी बात है टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एक TH हो गया, दूसरा TC हो गया। अब उस TH की को अंदर कोई हीट होगी फ्लूइड की, तो जाहिर सी बात है अगर हॉट आइसोथर्म है तो उसका QH होगा, अगर कोल्ड आइसोथर्म है तो उसका QC होगा। तो आपके पास ये चारों कंपोनेंट मिल गए जो कि पिक्चर ऑन द राइट के अंदर है।
तो जब आपके पास ये चारों कंपोनेंट मिल जाते हैं तो फिर आप इसको कार्नट साइकिल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट 5 देखें, एज द एजेसेंट कर्व्स आर प्लेस्ड क्लोज टूगेदर। हमें यहाँ पर ये कर्व्स चार बहुत फासले में नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने डायग्राम सिंपल किया है। असल के अंदर ये मिलीमीटर्स या उससे भी कम क्लोज होते हैं, कट नहीं कर रहे होते हैं, बट दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, यानी उनके बीच में जो गैप होती है ना, दैट इज इनफिनाइटसिमली स्मॉल, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो अगर एक्सट्रीमली स्मॉल होती है तो आप उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स लगा सकते हैं क्योंकि वो स्मॉल आ रहा है, डी का चक्कर आ जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखें, एज द एजेसेंट कर्व्स आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर द आइसोथर्मल स्टेप्स आर इनफिनाइटसिमल, बहुत स्मॉल होते हैं, और हीट क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। आप डेरिवेटिव्स की हेल्प ले सकते हैं। अब इक्वेशन मेरी क्या हो गई, मेरी इक्वेशन जो थी ना QH अपॉन TH प्लस QC अपॉन TC इज इक्वल टू 0, कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो मैंने इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव कर लिया। डेरिवेटिव्स की टर्म में क्या कर लिया, यानी ये जो इक्वेशन है ना, लास्ट इक्वेशन ऑन दिस स्लाइड, QH अपॉन TH प्लस QC अपॉन TC इज इक्वल टू 0, ये मैंने कर लिया dQH अपॉन TH प्लस dQC अपॉन TC इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास सपोज 1000 कर्व थे, ये 1000 कर्व को मैं ऐड कर रहा हूं, इसीलिए मेरे फॉर्मूले के अंदर dQ रिवर्सिबल अपॉन T आता है इज इक्वल टू 0। ये सब मिलकर एक dQ रिवर्सिबल बनाते हैं, और ये समीशन और लिमिट्स का मतलब यही है कि इसके अंदर मल्टीपल हैं। अब ये देखें, द सर्कल इन द इंटीग्रल साइन सिग्निफाइज इंटीग्रेशन ओवर द आर्बिट्री साइकिल एंड द सबस्क्रिप्ट रिवर्सिबल indicates the cycle is reversible. How do I know the cycle is reversible? dQ reversible upon T is equal to 0. If it was not equal to 0, you could not apply this. तो अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया ना, तो ये न्यूमेरिकल के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा आपकी वर्डिंग के अंदर। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, there is a formula in the second law of thermodynamics, dQ reversible upon T. Illustrate how this answer has been achieved. तो उस इलिस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको ये कर्व्स बनाने होंगे या इन कर्व्स के बारे में जिक्र करना होगा, और यहाँ तक आपको लाकर ये बोलना पड़ेगा कि ये QH अपॉन TH कैसे आती है, QC अपॉन TC कैसे आती है, और हमने DQH और हमने DQH और DQC क्यों लिया है, इतना आपको बताना होगा। यानी ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ये कंसेप्चुअल डेरिवेशन है कि कंसेप्चुअली आप इसको डिराइव कर बता रहे हैं। दैट इज ऑल यू नीड टू नो in the derivation of a reversible cycle with respect to temperature. अब देखें, hence the quantities dQ reversible upon T summation for 0. This property is known as entropy. इस प्रॉपर्टी को हम एंट्रोपी बोलते हैं, जो कि बन जाती है ds is equal to dQ reversible upon T, और जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हम इसको लिखेंगे dQ reversible is equal to TdS। ये जो आखिरी रिलेशन है ना, dQ रिवर्सिबल इज इक्वल टू TdS, इसके अंदर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ थर्मो 2। मगर जब हम थर्मो 2 स्टार्ट करेंगे तो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये इक्वेशन कहाँ से आया। फॉर योर नॉलेज, ds इज इक्वल टू dQ रिवर्सिबल अपॉन T, यू स्टॉप ओवर देयर एंड अगेन लुक, आई हैव रिटन ds लिखने के मकसद ही ये है कि एंट्रोपी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, it is calculated by a reference point. अब एंट्रोपी क्या होता है, वो स्टेट फंक्शन होता है। आपको ये भी, और ये वही दायरा है जिसकी पीछे किसी ने बोला था कि ये क्या बना हुआ है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन इज अ फंक्शन which depends upon the state only. It only depends upon the initial and final state of the particle of interest without focusing on the path. तो अब मैं या तो पाथ लूँ ADB, अगर मुझे A to B जाना है, मेरे पास 2 पाथ्स हैं ADB, दूसरा पाथ मेरे पास है ACB, दोनों की एंट्रोपी सेम होगी।
एंट्रोपी के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन. सो 2 पॉइंट्स आई हैव chosen A and B. It will depend upon the initial and final state. The path will have no role to play. ACB, ADB. मेरी change in entropy क्या होगी? Entropy of B minus entropy of A. ये फॉर्मूला आप बार बार पढ़ चुके हैं. Final minus initial. तो चाहे मैं जाऊं ADB, चाहे मैं जाऊं ACB, मेरी जो एंट्रोपी आएगी ना, मेरी जो एंट्रोपी आएगी वो सेम आंसर आएगा उसके अंदर. अच्छा, कंपेयरिंग द एंट्रोपी इन अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. देयर आर टू मेन प्रोसेसेस. दो प्रोसेसेस होती हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. अगर मैंने आपसे पूछ लिया इस तरह का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस with regard to entropy? First difference, entropy of a reversible process is always zero. Irreversible process is more than zero. गलती कर कर सिर्फ ये नहीं बोल दीजिएगा कि नेगेटिव है, ये नहीं बोलिएगा, ये लाजमी लिखना जरूरी है मोर देन जीरो, बिकॉज दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दैट इज वन डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस कोई बता सकता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का? सर ये रिवर्सिबल में सर जो एंट्रोपी होगी वो इंडिविजुअल जो होगी सर वो हमारी इक्वल होगी. चलो एक तो ये हो गया, मगर दैट वाजंट द डिफरेंस व्हिच आई वाज थिंकिंग. आई वाज थिंकिंग ऑफ अनदर डिफरेंस. थोड़ी नेगेटिव होगी. हाँ, नेगेटिव के ऊपर बोल सकते हैं कि जो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसके अंदर आपकी जो हॉट बॉडी है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, while in a reversible process जो आपकी हॉट बॉडी होती है ना दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि QH जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है उसके अंदर वो पॉजिटिव लिया जाता है. तो दैट वुड बी अनदर डिफरेंस. तीसरा डिफरेंस आप वो बोल सकते हैं जो आपने बोल दिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बोथ आर इक्वल, इरिवर्सिबल प्रोसेस वन इज नॉट इक्वल, वन इज इक्वल. मगर वो मिलता जुलता है फर्स्ट रीजन से, कि फर्स्ट रीजन बोलता है 0 और 1, तो आप उन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं. चलें. सो इफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम A टू B, अगर मैं A टू B जा रहा हूं तो बात वही हुई फाइनल माइनस इनिशियल, SB माइनस SA. हाउएवर अच्छा बात सुने, एक और डिफरेंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर. फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस हम एंट्रोपी क्या ढूंढते थे? एंट्रोपी हमारी होती थी DQ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. सही है, यही ढूंढते थे ना. अगर आपका फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम A टू B, एक बात याद रख लें कि अगर आपकी फ्लूइड रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, दोनों के अंदर आपकी एंट्रोपी वही रहेगी, बिकॉज एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. एंट्रोपी कैन नॉट चेंज. यानी अगर आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, दोनों के अंदर एंट्रोपी वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, कोई चेंज नहीं है. मगर अगर आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो एंट्रोपी का फॉर्मूला आप लिखेंगे DQ रिवर्सिबल अपॉन T. अगर आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप एंट्रोपी का फॉर्मूला DQ रिवर्सिबल अपॉन T नहीं लिख सकते, वो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए. आप एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Q अपॉन T, वेयर यू अज्यूम दैट Q इज नॉट रिवर्सिबल. तो यही चीज अभी आगे आएगी, देखें. However, the old equation cannot be used DQ reversible as the equation is not reversible. If a process is reversible, then the entropy is constant. ये एक और difference आ रहा है. If the process is reversible, then the entropy is constant. The heat is zero. As a result, the entropy is also zero. आप ये बोलेंगे heat is zero. जब reversible process होती है तो आपकी heat difference zero होता है, तो as a result, the entropy is also zero. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक. कभी मैंने आपसे ये पूछ लिया ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, जैसे मैं सिमिलर टर्म्स दे देता हूँ. डिफाइन द टर्म्स बिटवीन आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसेंट्रोपिक. तो आइसोबारिक, आइसोकोरिक तो आपको मालूम है. आइसेंट्रोपिक होता है वेयर द एंट्रोपी इज जीरो.
कांस्टेंट है, बिल्कुल जीरो है, इस वैल्यू के अलावा कुछ नहीं हो सकती। और आइसेंट्रोपिक वैल्यू सिर्फ एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हो सकती है, which is the Carnot cycle. That is a completely reversible adiabatic process. However, when dealing with the heat and entropy of a reservoir, जब आप रिजर्वायर की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। फ्लूइड की बात नहीं हो रही, फ्लूइड के अंदर रिवर्सिबल हो सकती है, रिजर्वायर के अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। However, when dealing with the heat and entropy of a reservoir, irrespective of reversible or irreversible process, entropy is always given by Q upon T. एक बात तो ये कि रिजर्वायर के लिए आप हमेशा Q and T लिखेंगे। दूसरी बात ये कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो आप हमेशा Q upon T लिखेंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर भी आएगा। ये देखें, यहाँ पर मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिखा रहा था, मैंने Q upon TC लिखा, मैंने Q upon TH लिखा, बिकॉज दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो मैं DQ रिवर्सिबल अपॉन T लिखता या DQ रिवर्सिबल अपॉन TC लिखता। So when Q is heat transferred to and from a reservoir at temperature T, अब ये एक लिंक है between a reversible and a irreversible process। पहली प्रोसेस देखें, स्टेट 1 स्टेट 2 के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल लिखा हुआ है, या आप इसको यूं लिख देते हैं डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। दूसरा प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल, S2 माइनस S1। इरिवर्सिबल प्रोसेस हैज द सेम डेल्टा एस, यानी अगर सिमिलैरिटी हुई इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस तो सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि उसका जो फॉर्मूला है ना S2 माइनस S1 वो सेम रहेगा। वो अलग बात है कि आंसर जीरो आ रहा है या आंसर मोर देन जीरो आ रहा है, बट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्वेशन इज द सेम, फाइनल माइनस इनिशियल इररिस्पेक्टिव। ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन प्रैक्टिस है। सेल्फ इवैल्यूएशन प्रैक्टिस के मैं आंसर नहीं देता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसको खुद करें। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर मुझसे आंसर पूछेंगे, जो पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, जो नहीं पूछना चाहता आई हैव नो ऑब्जेक्शन, अपने पास रखें और देन डोंट ब्लेम मी। दिस डायग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस न्यूमेरिकल। तो अगर आपको रेफरेंस चाहिए या हेल्प चाहिए तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो आपको इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का आंसर वैसे ही मिल जाएगा। पार्ट 1 इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, पार्ट 2 is the same question, 2A, 2B, 2C. So this diagram is going to help you with question number 2. It might even give you the answer to question 2. तो इस डायग्राम की रेफरेंस ले लीजिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा कि मैं खुद करूं, नहीं होता है तो डायग्राम देख लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, नो प्रॉब्लम। ये जो चीज है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू हैव ऑलरेडी डन दिस बट आई एम रिपीटिंग दिस। वेयर हैव यू डन दिस? वो जो मैं आपको आइस, वाटर और सराउंडिंग की बात कर रहा था ना, वो यही चीज थी, मगर ये अब मैथमेटिकली प्रूव हो रही है। देखें, कंसिडर टू हीट रिजर्वायर्स एट TH एंड TC वेयर द कोल्डर वन इज एट लोअर टेम्परेचर। Obvious सी बात है, the colder one would always be at a lower temperature, hotter one would be at the hotter body. A quantity of heat Q is transferred from the hotter to the colder reservoir. यही बात सराउंडिंग और सिस्टम में हो रही थी। रूम आपका सराउंडिंग था, सिस्टम आपका ग्लास वाटर था, hotter to colder. And the entropy will change for the hot and cold reservoir as follows. जो रूल मैंने आपको बताया था ना कि हॉट एंड कोल्ड बॉडी के अंदर हमेशा ये होता है कि क्यू की जो हॉटर बॉडी है ना उसकी इंट्रोपी हमेशा नेगेटिव लेते हैं, कोल्डर बॉडी की पॉजिटिव लेते हैं। और मैंने आपको प्रूफ कर भी बता दिया था। अगर आपको याद नहीं रहे ना तो आप डमी वैल्यूज लेकर इसको इवेल्युएट कर लें। डमी वैल्यूज किस तरह लें? क्यू की वैल्यू वही रहने दीजिएगा, H और C की वैल्यू चेंज कीजिएगा। TH की वैल्यू के लिए आप हायर टेम्परेचर लीजिएगा, TC की वैल्यू के लिए लो टेम्परेचर लीजिएगा, कीपिंग Q कांस्टेंट। आपको खुद आंसर मिल जाएगा। So the two entropy changes are added to give a total of delta S. Total would be
हॉट एंट्रोपी प्लस कोल्ड एंट्रोपी क्या बन जाता है, वही चीज बन गई, माइनस क्यू अपॉन टी एच प्लस क्यू अपॉन टी सी इज इक्वल टू, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वही चीज है सिर्फ सिंप्लीफाइड टर्म्स में। क्यू मैंने कॉमन ले लिया, टी एच टी सी नीचे आ गया, मल्टीप्लाई कर कर एलसीएम। वैसे तो ये बनता टी सी माइनस टी सी प्लस टी एच, अगर ऊपर वाली में क्रॉस मल्टीप्लाई करता, मैं पहले पॉजिटिव को ले आया टी एच माइनस टी सी, तो ये इसका दूसरा फॉर्म है। यानी आप या तो फॉर्मूले के अंदर डेल्टा एस टोटल के अंदर हॉट माइनस कोल्ड, हॉट प्लस कोल्ड लिखें, माइनस क्यू अपॉन टी एच प्लस क्यू अपॉन टी सी, या आप उसको सिंप्लीफाइड कर कर खोल कर लिखें, आंसर वुड बी द सेम। As TH is always greater than TC, ये important बात है, as TH is always greater than TC, the total entropy change as a result of this irreversible process is always positive। आप इसको कर कर देख लीजिएगा, अगर आपका TH की वैल्यू हमेशा TC से ज्यादा होती है, अगर TC की वैल्यू ज्यादा होती तो एंट्रोपी की लॉज आपके इनवैलिडेट हो जाते। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो नेगेटिव साइन होगी ना, वो हमेशा हॉट बॉडी के लिए होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और क्यू आपका सेम होगा, तो उसका जो आंसर होगा डिवाइड करने के अंदर, वो एक छोटा आंसर होएगा कंपेयर्ड टू द कोल्ड बॉडी टेम्परेचर। तो ये नहीं भूलिएगा, अगर याद ना रहे तो इतना याद रख लें कि हॉट बॉडी के लिए एंट्रोपी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इफ द डिफरेंस ऑफ द हॉट बॉडी एंड द कोल्ड बॉडी बिकम स्मॉलर, अगर आप डिफरेंस ऑफ द हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को कम करो तो आपका टोटल चेंज इन एंट्रोपी वो हो जाएगा, वो कम होता रहेगा। इसका मिसाल देखें, इसकी मिसाल ये है कि आपके पास यहाँ पर हॉट बॉडी है, यहाँ पर कोल्ड बॉडी है। फर्ज करें मेरी क्यू चेंज नहीं हो रही है, मेरी क्यू चेंज नहीं हो रही है, मेरी क्यू है 500, मेरी पहले हॉट बॉडी है 500 और कोल्ड बॉडी है 100। 500 और 100 का डिफरेंस कितना है, 400 का डिफरेंस है। तो अगर मैं 500 अपॉन 500 करूं, ये -1 है, और 500 डिवाइडेड बाय 400 करूं, वो आ रहा है पॉजिटिव 1.25। एंट्रोपी का डिफरेंस कितना हो गया, 0.25। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं, 500 हॉट लेता हूं और 400 में कोल्ड लेता हूं। डिफरेंस कितना है, पहले डिफरेंस 400 का था, अब डिफरेंस 100 का है। तो पहला क्या होगा, -1 ही रहेगा। दूसरा क्या होगा, 500 डिवाइड बाय 400। मेरा ख्याल है मैंने केस से सेम ले लिए हैं। आपने केसेस, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखें, बल्कि मैं आपको लिख कर बता देता हूं, दोबारा इसको देखते हैं। फर्ज करें कि फर्स्ट केस के अंदर हमारी जो हॉट बॉडी है वो 500 है, कोल्ड बॉडी हमारी 100 है, इनका टेम्परेचर डिफरेंस 400 है। अगर हॉट बॉडी 500 है और 500 है, 500 डिवाइड बाय 500 -1, 500 डिवाइडेड बाय 100 5, -1 + 5 कितना होता है, -1 + 5 4 होता है। और अगर दूसरे केस के अंदर मैंने डिफरेंस 100 का ले लिया था, मैंने 400 ले लिया था, तो हमारे पास कितना आ रहा था, 0.25 आ रहा था। पहले केस के अंदर हमारे पास डिफरेंस कितना था, पहले केस में हमारे पास डिफरेंस 400 का था और एंट्रोपी का डिफरेंस आ रहा था -5। दूसरे केस के अंदर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस 100 का था, एंट्रोपी कितनी आ रही थी, 0.25। दोनों में लाजमी पॉजिटिव आ रही थी। और वही यही चीज बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी बिकम स्मॉलर, अगर आप डिफरेंस कम करते रहो तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी विल आल्सो बिकम स्मॉलर। पहले दोनों का डिफरेंस था 400, एंट्रोपी थी 5, दोनों का डिफरेंस हुआ 100, एंट्रोपी हुई 0.25। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन में ये दे दूं कि show me with an example how changing the temperature is going to how changing the temperature will result the entropy, ये ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन के लिए हर स्टूडेंट अपनी मर्जी से डमी वैल्यू ले सकता है। फर्ज करें किसी ने टेम्परेचर डिफरेंस 100 लिया, किसी ने टेम्परेचर डिफरेंस 200 लिया, किसी ने 300 लिया।
कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन, आपका अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है ओपन क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं देखा जाता। और आखिरी चीज देखें, when the hot body temperature is only infinitesimally higher than the cold body temperature। अभी मेरा हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस कितना था? 100 था। जब मेरा डिफरेंस 100 था तो मेरा इंट्रोपी कितना आ रहा था? 0.25। फर्ज करें अगर मैं उस डिफरेंस को 1 लिख लूं, 1 कर लूं, 1 करने का मतलब ये है कि 1 करने का मतलब ये है कि मैं और भी डिफरेंस कम कर लूं, तो मेरी जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो 0 के करीब आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप टेम्परेचर डिफरेंस कम करते हैं उतना आप रिवर्सिबिलिटी की करीब जाते हैं। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर आपने उस टेम्परेचर डिफरेंस को कम किया तो आपकी वैल्यू छोटी हुई। अगर आपने उस टेम्परेचर डिफरेंस को इतना कम कर लिया कि माइन्यूट डिफरेंस है, लाजमी बात है माइन्यूट डिफरेंस होना जरूरी है, अगर दोनों का डिफरेंस सेम हो गया तो टेम्परेचर सेम हो गया तो प्रोसेस ही नहीं होगी। माइन्यूट डिफरेंस है तो माइन्यूट डिफरेंस का मतलब ये है कि आप रिवर्सिबिलिटी के करीब चले गए। तो कभी अगर मैंने आपसे ये पूछा कि if you have a irreversible body, if you have a irreversible process, how can you make it into a reversible process keeping entropy in mind? You change the differences between the two temperature such that the difference between the hot body and the cold body is infinitesimally small। सही है? बात समझ आई? सर इसको हम वेरी स्मॉल भी बोल सकते हैं। वेरी स्मॉल भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अगर कोई 100 डिग्री पे कोल्ड बॉडी है तो हॉट बॉडी पे 100.1 है। वेरी स्मॉल भी बोल सकते हैं, इनफिनाइट देखें मल्टीपल वर्ड्स बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल बोल दें, इनफिनाइटसिमली स्मॉल बोल दें, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल बोल दें। अच्छा, आपका टाइम हो गया है क्लास का कंप्लीट, सो आई विल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। I wanted to do this example in this class, but because I want to start a new chapter tomorrow, I cannot do it. But this is a worked example on an irreversible process. I would like you to go on this worked example. इसको घर पे देखिएगा। मेरा starting point होगा to start from this numerical. What I will ask you tomorrow is